नमस्कार, मैं चंद्रयान-3 बोल रहा हूं और मुझे चंद्रमा की ग्रेविटी महसूस हो रही है। 3,84,000 किलोमीटर दूर पृथ्वी से चंद्रमा, वहां बस हम पहुंचने ही वाले हैं, या यूं समझिए कि पहुंच चुके हैं। एक समय था कि जब हम लोग बचपन में, जब हम लोग के टाइम के जो लोग भी होंगे, जब उनका बचपना हम लोग के समय में बीता होगा, तो उस समय गांव में या शहर की भी नियर अबाउट यही हाल था कि बिजली 24 घंटे तो नहीं होते थे, या बिजली होते भी नहीं थे कहे गांव में। तो हम लोग गर्मी के मौसम में छत पे मच्छरदानी लगा के सोते थे या फिर ऐसे ही सोते थे, और तारों को गिन गिन कर और चंद्रमा के रफ्तार को देखते हुए नींद आ जाती थी। भौतिक शास्त्र में या फिजिक्स में कहा, भौतिकी का एक अर्थ प्रकृति भी होता है, और प्रकृति से डील ही तो है फिजिक्स। हम लोग प्रकृति, एक तरह से हम लोग भौतिक शास्त्री ही थे कि तारे गिन रहे थे, चंद्रमा की रफ्तार देख रहे थे, भले हम चंदा मामा के रूप में देख रहे थे। कितनी रातें गुजर गई सर, तारों को गिनते गिनते और चंद्रमा की रफ्तार पकड़ते पकड़ते, और उसी में हम लोग सो जाते थे। डेली का यही काम था। आज तो बच्चे घर में सोते हैं, तारों को गिनने का कहाँ उनको फुर्सत होगा। चांद को देखने का उस तरह का फुर्सत कहाँ है कि रात को सोते हुए टकटकी लगाए चांद को और हम लोग सो जाते थे। खैर, वो चंदा मामा बहुत नज़दीक हम लोग पहुँच गए हैं, और चंद्रयान-3 अभियान के बारे में ही हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि जो चंद्रयान-3 है, उससे पहले चंद्रयान-1 और चंद्रयान-2 भी अभियान हो चुका है। सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी के काल में 2003 में लाल किला के प्राचीर से अटल जी ने कहा था कि हम बहुत जल्द ही अपना मिशन चंद्रमा पे भेजने वाले हैं। हालांकि थोड़ा टाइम लगा और 2008 तक मनमोहन सिंह सरकार में चंद्रयान प्रथम चंद्रमा पर भेजा गया। देखिए, कोई भी अभियान, कोई भी मिशन पूरी तरीके से विफल नहीं होती। हम लोग विफल कह देते हैं, कोई भी मिशन विफल नहीं होती, कोई ना कोई सफलता ली हुई होती है। तो पहले चंद्रयान-1, चंद्रयान-2 के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, उसके बाद हम चंद्रयान-3 पे बात करेंगे। देखिए, चंद्रयान जो 1 का समय था, वो ये था कि थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन कि चंद्रमा पर भारत का पहला मिशन, हालांकि अटल जी ने 2003 में मिशन की बात की ही थी, जो चंद्रमा पर भारत का पहला मिशन 2008 में श्री हरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन चंद्रयान-3 पे बात करने से पहले। अंतरिक्ष यान चंद्रमा की रासायनिक, खनिज विज्ञान और फोटोभूगर्भिक मानचित्रण के लिए चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा कर रहा था। आज भी ऐसा नहीं है कि हमारा जो उद्देश्य अलग है, आज भी हम चंद्रमा पर उसके केमिकल कंपोजिशन को समझने के लिए ही जा रहे हैं। वहाँ पे कुछ खनिज तत्व हो सकते हैं, सोना की संभावना है, प्लेटिनम की संभावना है, यूरेनियम की संभावना है, इत्यादि के ही खोज में जा रहे हैं, और पानी की भी संभावनाएं हो सकती हैं। तो चंद्रमा पे जब 3 पे बात करेंगे तो समझेंगे। अंतरिक्ष यान भारत के साथ अमेरिका, अंतरिक्ष यान भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन और बुल्गारिया में निर्मित 11 वैज्ञानिक उपकरण ले गया था उस समय चंद्रयान-1 में। और 2008 में देश का पहला चंद्रमा मिशन, जिसने चंद्रमा की सतह पर पानी की पहली सबसे विस्तृत खोज की। अब आप समझिए कि पानी की खोज, ऐसा नहीं कि आज भी पानी की संभावना, तो हम इनकार नहीं कर सकते। चंद्रमा की सतह पर पानी की पहली और सबसे विस्तृत खोज की और स्थापित किया कि चंद्रमा पर दिन के समय वातावरण साफ होता है एक तरह से, और उस समय चीज़ें बहुत अच्छे से दृश्यगत हो जाती हैं। अब पानी की पहली सूचना हमारा चंद्रयान फर्स्ट ही देता है। हालांकि इसको 2009 में अमेरिका अपने मिशन के द्वारा इसको प्रूफ भी करता है कि वहाँ पे पानी की संभावनाएं हैं, यानी कि चंद्रयान फर्स्ट ने जो पानी का इन्फॉर्मेशन दिया था उसकी पुष्टि अमेरिका भी करता है। अमेरिका की नासा ने भी किया था। चंद्रयान-1
जो चंद्रमा पर दक्षिणी ध्रुव के पास 2008 में पानी की खोज करने वाला पहला मिशन था, इस बात का ध्यान रखिएगा। और वैसे भी हम चंद्रमा पे अगर पहुंच जाते हैं, अगर हमारा मिशन बस सफल ही होने वाला है, तो भारत वैसे भी चंद्रमा को छू लेता है तो विश्व का चौथा देश हो जाएगा। अमेरिका, रूस, चीन के बाद चौथा स्थान भारत का होगा। लेकिन वो दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कराता है तो निश्चित रूप से ये भारत का, ये विश्व में भारत ऐसा पहला देश होगा ये कारनामा करने वाला, जो दक्षिणी ध्रुव पर अपना सॉफ्ट लैंडिंग करवाएगा अपने चंद्रयान 3 मिशन का। और एक चीज समझिए कि दक्षिणी ध्रुव पर मिशन को लेके जाना उत्तरी ध्रुव के अपेक्षा या चंद्रमा के उत्तर की अपेक्षा दक्षिण में लैंड कराना ज़्यादा मुश्किल काम है। ठीक है, चंद्रयान 3 के समय हम ये थोड़ा अब डिस्कस करेंगे। उसके बाद चंद्रयान 2 का जो इन्फॉर्मेशन है, इसमें एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर भी शामिल था। ठीक है, जिसे जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था। नियर अबाउट चंद्रयान 3 में भी यही चीज़ है, लेकिन यह केवल आंशिक रूप से सफल रहा। इसका ऑर्बिटर आज भी चंद्रमा का चक्कर लगा रहा है और उसका अध्ययन कर रहा है, लेकिन लैंडर, रोवर सॉफ्ट लैंडिंग करने में क्या हो गया, विफल हो गया और वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। देखिए, अगर कितना भी वो विफल हो गया अपना चंद्रयान 2, लेकिन अभी भी वो कहीं ना कहीं वो अपनी प्रक्रिया या क्रिया कर ही रहा होगा और लगभग 7.5 सालों तक वो एक्टिव रहेगा। तो उसका भी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं संभव हो, कहीं भविष्य में कलेक्ट हो, लेकिन वो अपना काम तो कर ही रहा होगा। हमारा संपर्क टूटा है, उसका काम थोड़ी टूटा है। ठीक है, आप अब आइए आप चंद्रयान 3 पे बात करते हैं। देखिए, ये जो प्रोपल्शन जो मॉड्यूल है, ये जो जिसमें लैंडर, रोवर, ठीक है, जिसमें विक्रम, प्रज्ञान शामिल है, ये जो आप देख रहे हैं, ये पोजीशन आपका जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पार्ट चंद्रयान 3 के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। जैसे किसी चीज को ले जाने के लिए कोई गाड़ी होता है ना, व्हीकल, बस वही है ना। LVM-3, M फॉर लॉन्च रॉकेट एंड चंद्रयान 3। तो ये चीज जो है इसमें पैक है। बाकी तो ये इंजन है, फ्यूल्स को ले जाने के लिए, उसको फोर्स करने के लिए, बूस्टअप करने के लिए ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। तो इसमें ये चीज़ें हैं जो चंद्रयान में पहुंचने से पहले ये इसको छोड़ देगा ऑर्बिट में जाके, और इसमें से आपका इसी का सॉफ्ट लैंडिंग एक तरह से वहाँ करवाना है चंद्रमा पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। और किस पोजीशन पे कराना है ये हम आपको देख लेते हैं। ये जो LVM-3 देखते हैं, जैसे कोई गाड़ी घोड़ा होता है जहाँ से चीज़ों को हम पहुँचाते हैं, बस ये आपके मिशन को पहुँचाने के लिए इस व्हीकल का इस्तेमाल किया गया है, LVM-3। और संभव हो कि आने वाले समय में इसकी सफलता को देखते हुए हम लोग अंतरिक्ष का सैर करें, हम लोग चंद्रमा पे जाएं इसी व्हीकल से, इसी गाड़ी से, है ना। देखिएगा, चंद्रयान 3 पे जब हम बात करेंगे तो क्या इसमें नया है। तो एक तो चंद्रयान 3 खबरों में इसलिए रहा कि चंद्रमा के अज्ञात दक्षिणी ध्रुव का पता लगाने का भारत का ये मिशन है। अच्छा, एक बात आप समझिए कि मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और ये विषुवत रेखा है, ठीक। तो इससे ऊपर वाला हो गया उत्तरी अक्षांश और ये हो गया आपका दक्षिणी अक्षांश। ये हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया आपका दक्षिणी ध्रुव। तो चंद्रमा का भी यही स्थिति हमारे पास। भारत में जाइएगा तो ठीक ध्रुवों पे 6 महीना दिन और 6 महीना रात देखा जाता है सूरज के एग्जैक्ट पोजीशन पे। जब सूरज का पोजीशन कर्क रेखा पे होता है तो दक्षिणी ध्रुव पे 6 महीना रात होता है। जब सूरज का पोजीशन मकर रेखा पर होता है तो उत्तरी ध्रुव पर 6 महीना रात देखी जाती है, ठीक है। तो ठीक वैसे ही 6 महीना दिन और 6 महीना रात की कॉन्सेप्ट जैसे पृथ्वी पर है, नियर अबाउट चंद्रमा की भी स्थिति वही हो सकती है। कारण क्या है कि अगर आप चंद्रमा को भी देखेंगे तो चंद्रमा का भी तो वही स्थिति है। इस एरिया में, उत्तरी ध्रुव में, चंद्रमा के उत्तरी पोजीशन में, इस एरिया में, या थोड़ा सा दक्षिण में भी चले जाइए,
यहाँ तक लैंडिंग तो हो चुका है, इस सब जोन में तो लैंडिंग किया जा चुका है, लेकिन 70 डिग्री अक्षांश पर, सॉरी 70 डिग्री के आसपास चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अभी तक किसी भी प्रकार का मिशन नहीं पहुंचा है। वो दक्षिणी एरिया जो चंद्रमा का है आज भी पूरे विश्व के लिए अनभिज्ञ है। इसलिए ये जो मिशन है चंद्रयान-3, ये केवल भारत का ही इस पर नज़र नहीं है, हमारा आपका ही सिर्फ इस पर नज़र नहीं है, पूरे विश्व का इस पर नज़र है। और निश्चित रूप से अगर सॉफ्ट लैंडिंग होती है तो भारत, या जब तक मेरा वीडियो रिलीज होगा तब तक सॉफ्ट लैंडिंग हो चुका होगा, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से ये भारत की एक विशेष उपलब्धि होगी और वासुदेव कुटुंबकम का सही अर्थों में हम लोग परिपालन भी करेंगे दोस्त। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो खनिज तत्व मिलेंगे, वहाँ पे सोना, प्लैटिनम, जल के कण मिल सकते हैं, जीवन की संभावनाएं हम तलाश सकते हैं और अन्य संसाधनों को वहाँ पे तलाश सकते हैं, पेड़ वृक्ष लगाने की संभावनाएं तलाश सकते हैं। तो निश्चित रूप से इसमें पूरे विश्व को हम इसमें योगदान दे सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक सफल योगदान दे सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं हमारे वासुदेव कुटुंबकम को भी मजबूत बनाएगा। हमारे वासुदेव कुटुंबकम वाले जो थॉट्स हैं, जो हमारे विचार हैं, पूरे परिवार ही नहीं पूरे यूनिवर्स को हम लेकर चलेंगे और हम पूरे विश्व का नेतृत्व पूरे यूनिवर्स में भी करेंगे। इस हिसाब से भी वासुदेव कुटुंबकम सिर्फ पृथ्वी तक ही नहीं लेके जाना चाहते हैं, पृथ्वी से ही नहीं, पृथ्वी के अलग भी हम वासुदेव कुटुंबकम की संकल्पना को साकारित और आकारित करना चाहते हैं। तो कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है सर पूरे भारत का, पूरे भारत के लोगों का, और पूरे विश्व की तो नज़र है ही। और कहीं ना कहीं चंद्रयान-3 सक्सेस होने पर हम विश्व में अग्रणी पंक्ति में खड़े होंगे, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पर अभी तक कोई सॉफ्ट लैंडिंग आज तक नहीं हुआ है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि चंद्रयान-3 को श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया और यह 2019 चंद्रयान-2 मिशन का ही अगला चरण था, जो आंशिक रूप से वो विफल हो गया था, क्योंकि इसके लैंडर और रोवर चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर सके थे। इस बार पूरी संभावना है कि हम सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे। चंद्रयान-3 अपने प्रक्षेपण के लगभग 1 महीने बाद चंद्रमा की कक्षा में पहुंचेगा और इसके लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के चंद्रमा, यानी कि जो लैंडर विक्रम है और रोवर प्रज्ञान के चंद्रमा पर उतरने की संभावना। अब यहां पे बात समझिए, दरअसल है क्या, ये पोजीशन को देखिए। दरअसल जो चंद्रयान-3 है, लगभग 31 जुलाई को पृथ्वी का जो ऑर्बिटल या जो जोन है वो लगभग छोड़ चुका था, और लगभग 31 जुलाई से 1 अगस्त के आसपास, और 5 अगस्त तक, लगभग 5 अगस्त तक चंद्रयान-3 चंद्रमा के ऑर्बिट को पकड़ चुका था, ठीक है। और 23 अगस्त को हम लैंड ही कर रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो पृथ्वी के कक्ष से उसको ट्रांसफर कहां किया गया, लगभग 5 अगस्त के आसपास। वो छोड़ने को तो 31 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में ही पृथ्वी का जोन उसका छूट जाता है, लेकिन 5 अगस्त तक वो पृथ्वी चंद्रमा के ऑर्बिट में वो इंजेक्ट हो जाता है, ठीक है। और अब हम धीरे धीरे दक्षिणी ध्रुव की ओर लगभग पहुंच चुके हैं और पहुंच ही रहे हैं। कल तक संभव है, या आज तक, ये वीडियो जब रिलीज होगा उस समय तक संभव है कि चंद्रयान-3 अपना सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका होगा। देखिए ये सब जो है ना, आपका जो प्रज्ञान है, विक्रम है, ये जो आप देख रहे हैं, वहाँ पर ये जो मशीन वहाँ पे पहुँचेगा, ये जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है, इसी में से वो निकलेगा अपना प्रज्ञान, है ना। प्रज्ञान एक छोटा सा 26 केजी का एक लैंडर है, जो बाकी मॉड्यूल को एक मैसेज संप्रेषण करेगा, और वो जो है आगे जो प्रज्ञान है, प्रज्ञान एक छोटा सा व्हीकल टाइप का है, एक छोटा सा, जैसे गाड़ी होती है ना, एक छोटा, जैसे आप लोग, जैसे हम लोग बचपन में वो ट्रक चलाते थे, लकड़ी का ट्रक लेकर आते थे और खूब खेलते थे,
थोड़ा सा उसका बड़ा होगा, लगभग 26 केजी के आसपास है। वो चंद्रमा के सतह पे जब सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, तो जब उतरेगा वो चंद्रमा के सतह पे, तो चंद्रमा के सतह पे वो घूमेगा चारों तरफ, और वहाँ के जो डाटा है वो अपने उस डाटा को अपने लैंडर से क्या करेगा, संप्रेषण करेगा, कम्युनिकेट करेगा, और वो डाटा जो है लैंडर जो है उसको उस डाटा को आगे बढ़ाएगा। और ये जो आपका प्रज्ञान है घूम घूम के सारे मैसेज कलेक्ट करेंगे, चंद्रमा पे क्या है, उसके खनिज तत्वों की क्या उपस्थिति है, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, पानी के कण वहाँ मौजूद हैं कि नहीं है। पानी के अगर कण मौजूद होंगे तो H2O, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की उपस्थिति भी निश्चित रूप से बनेगी, तो वहाँ पे पेड़ पौधा लगाने की भी संकल्पनाएं जन्म ले सकती हैं। तो इसरो आगे जब हम देखेंगे कि क्या है कि चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव अभी भी काफ़ी हद तक अज्ञात है। वहाँ छाया में रहने वाला सतह क्षेत्र चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव की तुलना में बहुत बड़ा है, जिसका अर्थ है कि अस्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्र में पानी होने की संभावना है। जाहिर सी बात है कि दक्षिणी ध्रुव जो छाया क्षेत्र है, जहाँ रोशनी नहीं पहुँच पा रही है, वहाँ पर भाई टेम्परेचर लो होने की संभावना है, लगभग 200 से 230 डिग्री सेल्सियस तक। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ इतना कम टेम्परेचर होगा वहाँ बर्फ की भी संभावनाएं हो सकती हैं, और बर्फ अगर संभावनाएं होंगी तो जाहिर सी बात है कि वो उसको जल के रूप में भी हम ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि बर्फ जो होता है पानी का ही एक रूप है जो ठोस अवस्था में होता है। तो कहीं ना कहीं ये संभावना हम व्यक्त कर रहे हैं, और हमारा चंद्रयान पहला ही बता दिया था कि वहाँ जल की उपस्थिति कहीं ना कहीं है। हजारों किलोमीटर जितने बड़े बड़े गड्ढों की उपस्थिति के साथ ये स्थितियाँ उपकरणों के संचालन को कठिन जरूर बना सकती है, लैंडिंग के टाइम में दिक्कत हो सकती है, लेकिन इस बार बहुत सतर्क हैं हम लोग। इसरो वैज्ञानिक चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र का पता लगाना चाहते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में गहरे गड्ढे में बर्फ के अणु मौजूद हो सकते हैं। इसका संकेत चंद्रयान 1 मिशन से भी मिला था। तो ये बर्फ के अणु मौजूद होना, जिसका संकेत चंद्रयान फर्स्ट से भी मिला था, इससे प्रबल संभावना है कि वहाँ जल की उपस्थिति हो सकती है। और इसके अलावा चूंकि बर्फीली तापमान हर चीज़ को फंसाए रखता है, चंद्रमा के इस क्षेत्र की स्थितियाँ प्रारंभिक सौर मंडल और पृथ्वी के इतिहास के बारे में भी सुराग दे सकती है। यानी कि जियोलॉजिकली पृथ्वी के अध्ययन के जो आंतरिक संरचना के अध्ययन में भी कुछ बेहतर सुविधाएं मिल सकती हैं। विश्व की उत्पत्ति के बारे में, यूनिवर्स के जो संरचना है ना, उसके बारे में भी कुछ क्लू, कुछ लिंक मिल सकता है। तो ये जो हमारा चंद्रयान 3 है, उसका यही उद्देश्य है। तो इसमें कई दृष्टिकोण आप देख सकते हैं। एक तो विज्ञान के दृष्टिकोण से भारत विश्व में अपना एक स्थान बनाएगा, चौथा पोजीशन हासिल करेगा, और लगभग अगर चंद्रयान 3 अगर लॉन्च हो जाता है, जो लगभग विशेष रूप से ये जो नवीनतम मिशन की लैंडिंग है, उसका जो साइट है कमोबेश चंद्रयान 2 के समान ही है, लगभग 17 डिग्री अक्षांश, 70 डिग्री अक्षांश पे। ये जो आप देख रहे हैं 70 डिग्री अक्षांश, 70 डिग्री अक्षांश का मतलब आप समझ रहे हैं, लगभग उत्तरी, लगभग दक्षिणी ध्रुव पर हम पहुंच गए हैं। वहां तक पहुंचना अभी तक किसी भी देश के लिए संभव नहीं हो पाया है। अगर हम ऐसा करने में सफल होते हैं तो निश्चित रूप से यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि अगर इस अक्षांश पे, चंद्रमा के इस अक्षांश पे दक्षिण में के पास अगर हम पहुंचते हैं और सब कुछ ठीक रहा, तो चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला मिशन बन जाएगा। और विश्व राजनीति में, विश्व के विज्ञान में, विश्व के अर्थ में, चूंकि ये अर्थ की भी कई संभावनाएं खोलेगा, व्यवसाय की भी कई संभावनाएं खोलेगा, निश्चित रूप से कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मिशन बहुत महत्वपूर्ण है। कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से विश्व के कई बड़े बड़े व्यवसायिक वर्ग का इस मिशन पे नजर भी होगा, है ना। आपका व्हीकल जो है आपका व्हीकल जो LVM3 है, इसका भी डिमांड बढ़ सकता है विश्व मार्केट में। खैर,
मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको नई जानकारी जरूर मिली होगी। एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे पृथ्वी की अक्षीय झुकाव 23 डिग्री 30 मिनट है, ठीक वैसे ही चंद्रमा की भी अक्षीय झुकाव 5 डिग्री 51 मिनट है। धन्यवाद।